हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सड़क है, एक रोड है जो 80 मीटर उसकी विड्थ है और उसके दोनों ओर दो पोल्स हैं जिनकी हाइट एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, तो उन दोनों पोल्स के बीच में रोड के ऊपर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से उन दोनों पोल्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें उन दोनों पोल्स की हाइट को फाइंड आउट करना है और साथ ही ये भी फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट से उन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बताए गए हैं, उस पॉइंट की डिस्टेंस उन दोनों पोल से कितनी है। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हो कि एक रोड की विड्थ है 80 मीटर, जिसके दोनों सिरों पर दो पोल्स खड़े हैं और इन दोनों पोल्स की हाइट एक दूसरे के इक्वल है। एक पोल को रिप्रेजेंट किया गया है ए बी से और दूसरे को रिप्रेजेंट किया गया है डी ई से, और दोनों की हाइट सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों की हाइट को लेट करके चलेंगे एच के इक्वल। अभी कहा गया है कि सड़क के ऊपर उन दोनों पोल्स के बीच में एक पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है सी, और इस पॉइंट से उन दोनों पोल्स के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है, एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री। और हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो पॉइंट सी है वो इस वाले पोल से x डिस्टेंस पर है, यानी कि B एंड C के बीच की डिस्टेंस को हम लेट करेंगे x के इक्वल। तो जैसे कि ये टोटल लेंथ 80 मीटर है, अगर 80 का एक पार्ट हम लेट करते हैं x, तो जो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा 80 माइनस x। तो इस तरह से यहाँ पर BC अगर x है तो CD हो जाएगा 80 माइनस x। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट AB एंड DE इक्वल्स टू h। इन दोनों को, यानी कि जो पोल्स की हाइट है उसको हम लेट करके चलेंगे h। फिर उसके बाद BC को हमने लेट किया है x के इक्वल, तो यहाँ से CD हो जाएगा 80 माइनस x। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है CDE। और इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर को और इनके बेस को फाइंड आउट करना है। और परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही tan थीटा में एक साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए इन दोनों ही ट्रायंगल में हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री का, तो इसलिए उस थीटा की जगह पर हमने यहाँ लिख दिया है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है उसका AB और बेस है BC। tan 60 की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर √3। उसके बाद जो AB है, AB को हमने लेट किया था h और BC को हमने लेट किया था x। फिर उसके बाद जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x इंटू √3 इक्वल्स टू h, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि CDE, इसमें भी हम tan थीटा का ही यूज़ करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो आप देख सकते हो कि वो एंगल है 30 डिग्री का, तो इसलिए हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख दिया है 30 डिग्री। उसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर है वो है DE और जो इसका बेस है वो है CD। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर को DE एंड इसके बेस को CD लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर tan 30 की वैल्यू को लिखेंगे 1/√3। DE को हमने लेट किया था h के इक्वल, तो DE की जगह पर हम लिख देंगे h, और CD को हमने लिखा था 80 माइनस x। अब यहाँ पर भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 80 माइनस x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा h इंटू √3, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को सोल्व करके हम यहाँ पर h और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन 1 में h की वैल्यू है x इंटू √3,
तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इस h की जगह पर पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने यहाँ पर h की वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में 80 माइनस एक्स एज इट इज़, ये √3 भी एज इट इज़, और इस h की जगह पर इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए हमने लिख दिया है x इंटू √3। नाउ जब हम √3 एंड √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x। इसके बाद माइनस x को भी हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे प्लस में, तो 3x प्लस x इक्वल्स टू 4x। फिर हम इस 4 को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 80 के डिवाइड में, और 4 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं 20 पर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने ये लेट किया था कि जो पॉइंट C है वो B से x डिस्टेंस पर है, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 20, यानी कि जो वो पॉइंट है वो एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो वो दूसरे पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सड़क की टोटल विड्थ है वो है 80 मीटर। उस रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। उस 80 में से अगर एक पार्ट 20 होगा तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि 20 प्लस 60 इज़ 80। इसके बाद अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है h की, तो h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी कि x इंटू √3 इक्वल्स टू h। तो यहाँ पर इस x की जगह पर हम रखेंगे 20 को, फिर √3 एज इट इज़, और ये h भी एज इट इज़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो h की वैल्यू है वो है 20 इंटू √3, यानी कि जो पोल की हाइट हमने h लेट की थी वो h 20 √3 है, और जो पॉइंट उस सड़क के बीच में हमने लिया था उसकी डिस्टेंस उन दोनों पोल से है 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे therefore the height of the poles is 20 √3 meter and the point is 20 meter and 60 meter far from these poles। इसके बाद सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, कि किसी एक नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। तो एक नहर है, आप इस तरह से लेट कर सकते हो कि एक नहर है, इसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, और नहर के दूसरे किनारे पर उसी पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट नहर के दूसरे किनारे से उस टीवी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। फिर इसमें आगे कहा गया है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फिर आगे कहा गया है कि उस दूसरे वाले किनारे पर 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट को मार्क किया गया, और उस पॉइंट से टीवी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो इसका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है उस टावर की हाइट को और उस कैनाल की विड्थ को। तो इस स्टेटमेंट को एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उस नहर की चौड़ाई है, यानी कि उस कैनाल की विड्थ है, जिसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है AB से, और उसी नहर के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट मार्क किया गया है C, और इस पॉइंट C से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फिर इस किनारे पर इस पॉइंट C से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मार्क किया गया है D, और इस पॉइंट D से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर उस नहर की चौड़ाई को फाइंड आउट करना है और उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो टावर की हाइट को हम लेट कर रहे हैं h, और उस नहर की चौड़ाई को हम लेट कर रहे हैं x। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे लेट AB इक्वल्स टू h एंड BC इक्वल्स टू x। इसके बाद आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक है ABC जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। इसमें ये हाइपोटेन्यूज,
ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABC का, जिसके परपेंडिकुलर को हमने h माना है और जिसके बेस को हमने x माना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस tan थीटा में एक साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए इस ट्रायंगल में भी हम tan थीटा को अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्रायंगल ABC में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। फिर tan 60 की वैल्यू को हम लिखेंगे √3 एंड इसी के साथ AB की वैल्यू को हम लिखेंगे h, क्योंकि हमने सम की स्टार्टिंग में ही ये लेट किया था कि AB इक्वल्स टू h, तो AB को हम यहाँ पर h लिख देंगे। और BC को हमने x माना था, तो BC की जगह पर यहाँ हम x को लिख देंगे। फिर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी सम नंबर 10 की तरह से, x इंटू √3 इक्वल्स टू h, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल ABD। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर थीटा को हमने लिख दिया है 30 डिग्री। इसमें भी परपेंडिकुलर AB ही है और जो इसका बेस है वो है BD। तो अब यहाँ पर हम tan 30 की वैल्यू को लिखेंगे जो होती है 1/√3, और जो AB है उसको हमने h लेट किया था, तो इसलिए यहाँ पर भी हम AB को h ही लिख देंगे। और जो BD है, आप देख सकते हो कि BD दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका एक पार्ट है 20 और एक पार्ट है x, तो इसलिए कंप्लीट BD को हम लिख सकते हैं x + 20। तो इस BD की जगह यहाँ पर हमने x + 20 को लिख दिया है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ और √3 की मल्टीप्लाई h के साथ, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 में h की जो वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसके लिए x + 20 को एज इट इज़ लिख दिया, √3 को भी एज इट इज़ लिख दिया है, और इस h की जगह पर हम लिख सकते हैं x इंटू √3। नाउ √3 इंटू √3 इज़ 3, फिर जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 3x। अब इस x को हम 3x के पास लेकर आएंगे माइनस में, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 2x। फिर इस 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, और 20 को 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमने यहाँ पर x लेट किया था उस कैनाल की विड्थ को, यानी कि उस नहर की चौड़ाई को, जो हमारे पास आ गई है 10 मीटर। अब इसके बाद इस x का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे h को। तो ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस x की जगह पर हम पुट करेंगे 10 को, ये √3 एज इट इज़, तो इस तरह से h की वैल्यू आ जाएगी 10 √3। Therefore, the height of the tower is 10 √3 meter and the width of the canal is 10 meter। और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, और उसी के पास एक केबल टावर भी है, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपको मैंने बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल वहाँ पर बनेगा उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट उस केबल टावर की हाइट से कम है। तो इस स्टेटमेंट को हम एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, और इसके सामने एक केबल टावर है, और केबल टावर की हाइट उस बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा है। और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और फिर इसी स्टेटमेंट में आगे कहा गया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, यानी कि उस बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के बॉटम का
जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल वहाँ पर बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री है, बट केबल टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें यहाँ पर उस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी AD, ये उस BC के यानी कि उस ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस वाली लाइन को हम इनका ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनते हैं ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था। तो इसलिए अगर यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है तो इस वाले एंगल को भी हम 45 डिग्री का ही एंगल कह सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर अगर AB की हाइट 7 मीटर है तो AB के जस्ट अपोजिट में इस DC की हाइट भी 7 मीटर ही हो जाएगी। तो उस टावर की कंप्लीट हाइट फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर ED को फाइंड करना होगा। तो ED को जब हम 7 के साथ ऐड करेंगे तो इस तरह से उस टावर की कंप्लीट हाइट हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है ADE। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो इसके अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो इस परपेंडिकुलर का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे इसके बेस को, क्योंकि जितनी लेंथ BC की होगी सेम उतनी ही लेंथ इस AD की भी हो जाएगी। तो इसलिए अब हम पहले इस BC को फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि BC इस ट्रायंगल का बेस है तो इसलिए हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर यूज़ करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस एक साथ आते हों। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं tan थीटा का। tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके अंदर जो थीटा यानी कि जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। इसमें परपेंडिकुलर है AB और इसमें जो बेस है वो है BC। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे tan 45 डिग्री की, जो होती है 1। AB की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है 7 और BC को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो इस तरह से यहाँ पर BC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। तो अब अगर BC की वैल्यू 7 है तो इसके अपोजिट में DC की वैल्यू भी 7 होगी। ये BC है 7 मीटर, तो इसके अपोजिट में ये AD, इसकी वैल्यू भी 7 मीटर ही होगी। और अगर ये AB 7 है तो इसके अपोजिट में इस DC की वैल्यू भी 7 ही होगी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 7 मीटर, यानी कि इन दोनों की जो लेंथ है वो 7 मीटर होगी। इसी के साथ साथ CD इक्वल्स टू AB, तो ये है CD एंड ये है AB, तो इन दोनों की लेंथ भी 7 मीटर ही होगी। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ADE का। तो ट्रायंगल ADE में अभी आपको बताया था कि AD की जो लेंथ है वो 7 मीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यानी कि यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू पता है, इसका यूज़ करके हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर को। तो इसलिए इस ट्रायंगल में भी हम tan थीटा को ही अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ADE tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल के अंदर जो थीटा है यानी कि जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस थीटा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर है DE और इसका बेस है AD। अब यहाँ पर हम tan 60 की जगह पर लिख सकते हैं √3। DE को हमें फाइंड आउट करना है और AD की लेंथ है 7,
ये अभी आपको बताया था कि अगर BC की लेंथ 7 है तो BC के ही अपोजिट में AD की भी लेंथ 7 ही हो जाएगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस AD की जगह पर 7 को पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो इस तरह से DE की लेंथ आ जाएगी 7√3। तो अब उस टावर की टोटल हाइट फाइंड करने के लिए ये DE को फाइंड किया है हमने 7√3, तो यानी कि अब इस 7√3 को इस 7 के साथ ऐड करके उस टावर की टोटल हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 7√3 + 7। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 7 को, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो इस तरह से उस टावर की हाइट को हमने फाइंड आउट किया है 7 × √3 + 1 मीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 के सम नंबर 10, 11 एंड 12। और इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।